In this video, we will try to understand what are the different terms which are used to define environmental studies or the course related to environmental studies. Very commonly we say that environmental studies, and sometimes we replace it with environmental science, and sometimes we use the term ecology. तो जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो तीनों टर्म्स हैं इसका सही मीनिंग क्या है और क्या हम इनको इंटरचेंजिंगली यूज़ कर सकते हैं, या अगर हम इस टर्म को पढ़ते हैं अपने इस एनवायरनमेंट के कोर्स में तो हमें उससे क्या समझ लेनी चाहिए. वी विल ऑल्सो ट्राई टू डिफाइन एनवायरमेंटल साइंस as it is defined by educationists or psychologists or people working in the field of geography. So let us first try to understand what is environmental studies. Environmental studies बोलेंगे तो उसका मतलब है कि हमारी अप्रोच क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी. मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब जिसमें सभी डिसिप्लिन, सभी तरह के कोर्स, चाहे ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है, या एंथ्रोपोलॉजी है, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो डिफरेंट हमारे स्टडी के कंटेंट हैं, ये सभी कंटेंट मिल के इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का कॉन्सेप्ट बनाते हैं. तो इसमें हमारा अप्रोच क्या रहता है, मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे सब्जेक्ट्स का हम इसमें यूटिलाइजेशन करते हैं. और इन सबको कैसे यूटिलाइज करते हैं, इन ए सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक वे. We want to understand that what are the different environmental systems. सिस्टम बोलेंगे तो एनवायरनमेंट के जो डिफरेंट फैक्टर हैं वो आपस में मिल के सिस्टम को बनाते हैं. सो फिजिकल फैक्टर हो गए, बायोलॉजिकल फैक्टर हो गए, सोशल फैक्टर्स हो गए, इकोनॉमिकल फैक्टर्स हो गए. ये सभी फैक्टर मिल के जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, दैट सम टोटल इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल सिस्टम. तो इसमें हम सिर्फ फिजिकल या बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में नहीं पढ़ते, हम इन्वायरमेंट के सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं. और इसके साथ साथ हम और क्या पढ़ते हैं कि ये जो फैक्टर्स हैं ये मैन को कैसे इम्पैक्ट करते हैं और मैन इन्वायरमेंट को कैसे इम्पैक्ट करता है. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द डिसिप्लिन्स which help us to understand environment, which help us to understand the different factors which are interacting with each other. We also want to understand how man is impacting the environment and how environment is impacting the man. That study will be called as environmental studies. यानी ये एक बहुत वाइडर स्कोप देता है हमारे सब्जेक्ट को जब हम इसको environmental studies बोलते हैं. दूसरी एक डेफिनेशन या टर्म हम यूज करते हैं इन्वायरमेंटल साइंस. इन्वायरमेंट साइंस जब बोलेंगे तो इससे हमारा मतलब है इट इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फोकस्ड ऑन द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड एंड द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट. तो जब हम ये टर्म इन्वायरमेंटल साइंस बोलते हैं तो हमारा जो मतलब है या हमारा जो तात्पर्य है इस चीज़ से वो ये है कि इन्वायरमेंटल साइंस क्या है, ये स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस है जिसमें हम नेचुरल वर्ल्ड यानी प्लांट्स और एनिमल्स के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं, उन ऑर्गेनिज्म के आपस में कैसे रिलेशनशिप है और उन ऑर्गेनिज्म के इन्वायरमेंट या दूसरों के इन्वायरमेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप है. तो ये जो स्टडी है इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि ये जो बेसिकली स्टडी है नेचुरल वर्ल्ड की एंड हाउ इट रिलेट्स टू रिसाइकलिंग. तो ऐसी जो चीज़ें हैं जो कि बेसिकली बायोलॉजी से रिलेटेड हैं, लिविंग वर्ल्ड से रिलेटेड हैं और उनकी आपसी इंटरेक्शन और इन्वायरमेंट के दूसरे फैक्टर्स के साथ रिलेटेड हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज इन्वायरमेंटल साइंस. तो आपने नोटिस किया होगा कि इसमें सोशल और कल्चरल फैक्टर्स की बात नहीं होती, इसको एक साइंस सब्जेक्ट की तरह समझा जाता है. तीसरी टर्म है हमारे पास इकोलॉजी. इकोलॉजी का मतलब इट इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी dealing with the relations and interactions between organism and their environment including other organism. तो इकोलॉजी जो टर्म है ये अब ज़्यादा यूज़ होती है इन्वायरमेंटल साइंसेस के कंपैरिजन में, और इसको समझा जाता है कि ये भी एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है
क्योंकि जैसे जैसे इन्वायरमेंटल साइंस में ज़्यादा स्टडीज़ हुई तो इसको बायोलॉजिकल साइंस की बजाय एक फुल फ्लेज्ड डिसिप्लिन की तरह माना जा रहा है अंडर द हेडिंग ऑफ इकोलॉजी. So what is ecology? Ecology is branch of biology. Of course it is a branch of biology क्योंकि इसमें भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं. अब इकोलॉजी और इन्वायरमेंट साइंस में क्या फ़र्क है? इन्वायरमेंटल साइंस जो है ये एक पुरानी टर्म है और ज़्यादातर अब क्या यूज़ होती है, क्योंकि अब ये जो इकोलॉजी है इट हैज़ डेवलप्ड फ्रॉम इन्वायरमेंटल साइंस. तो इस तरह से हमने समझा कि जो तीनों टर्म्स हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ बोलें या इन्वायरमेंटल साइंस बोलें या इकोलॉजी बोलें, इनमें थोड़ा डिफरेंस है. सो बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ दिस कोर्स you should understand where to use which term. Now let us try to understand what is the definition of environment. As far as definition of environment is concerned, अगर आप इसके बारे में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी definitions मिलेंगी जिसमें environment को अलग अलग तरह से डिफाइन किया गया है. Here I am taking only a few definitions so that we can understand that what is the concept. अब जैसे हमने बात करी कि ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस है, इसमें ज्योग्राफी का भी दखल है, बायोलॉजी का भी है, फिजिक्स का भी है, तो हर कोई इसको अलग अलग तरह से अपने अपने नज़रिए से अपने अपने पर्सपेक्टिव से इसको डिफाइन करते हैं. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लेंगे इन्वायरमेंट की एज पर लॉ. हमें एज ए स्टूडेंट वी शुड बी नोइंग दैट इन्वायरमेंट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर डिस्कशंस इन डिफरेंट समिट्स या डिफरेंट, जब कोई एक ग्लोबल इशू की बात होती है तो उसमें इन्वायरमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. जून 1972 में यूनाइटेड नेशंस का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था स्टॉकहोम में, जिसको नाम दिया गया था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट. कब हुआ था? 1972 में. इसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है. इस कॉन्फ्रेंस में इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया. तो इस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया, कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है. उसी की कड़ी के रूप में इंडिया में इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट पास हुआ जिसको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कहा जाता है, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको EPA कहा जाता है. और ये एक्ट पास हुआ 1986 में. तो 1986 का जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें इन्वायरमेंट की क्या डेफिनेशन दी गई है वो हम अभी समझने वाले हैं. अब ये जो एक्ट है बेसिकली ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन है जिसमें इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के बारे में बहुत कुछ सुझाव दिए गए हैं, बहुत तरह से इसको इम्प्लीमेंट करने की कि हम क्या क्या करें जिससे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए. तो इसमें सेंटर की और स्टेट की पावर्स को डिफाइन किया गया है. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए और इम्प्रूव किया जाए, बेहतर बनाया जाए. तो इसमें इन्वायरमेंट की डेफिनेशन दी गई है. इन्वायरमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर एंड लैंड एंड द इंटररिलेशनशिप विच एग्जिस्ट अमंग देम एंड बिटवीन एयर, वाटर एंड लैंड एंड ह्यूमन बींग्स, अदर लिविंग क्रीचर्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्रॉपर्टी. अब ये देखिए कितनी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है कि इन्वायरमेंट में क्या क्या आ जाता है. इन्वायरमेंट में आ जाता है वाटर, एयर, लैंड और ये सारे जो फैक्टर्स हैं इन सब का जो आपस में इंटर रिलेशनशिप है, यानी ये जो फैक्टर्स हैं एयर, वाटर और लैंड, इनके बारे में स्टडी, और नॉट ओनली अबाउट देम बट हाउ दे आर इंटरलिंक्ड और हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. और ये जो फैक्टर्स हैं ये ह्यूमन बींग्स के साथ कैसे रिलेटेड हैं, और ह्यूमन बींग और वाटर, एयर और लैंड दूसरे लिविंग क्रीचर्स के साथ, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या प्रॉपर्टी है, जो
इस सारे के साथ किस तरह से रिलेटेड है, इस सारे को इन्वायरमेंट बोला गया है। तो इन्वायरमेंट में क्या क्या आ जाएगा, फैक्टर्स आ जाएंगे एयर, वाटर और लैंड, और इंटर रिलेशनशिप आ जाएगा इन तीनों फैक्टर्स का आपस में और इन तीनों फैक्टर्स का ह्यूमन बींग्स के साथ, और फिर उसके बाद ह्यूमन बीइंग और इन फैक्टर्स का रिलेशनशिप विद अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्रॉपर्टी। तो अब ये जो डेफिनेशन है ये इन्वायरमेंट को पूरी तरह से डिफाइन करती है। इसमें फिजिकल फैक्टर्स की भी बात है, सोशल फैक्टर्स की भी बात है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स की भी बात है, सभी तरह के जो लाइफ फॉर्म्स हैं उनके आपसी इंटर रिलेशनशिप की बात की गई है। इसके बाद हम एक और डेफिनेशन ले लेते हैं इन्वायरमेंट की, विच इज गिवन बाय गाउडी। तो डिफाइन करने से पहले हमें थोड़ा अगर जानकारी हो कि ये लोग हैं कौन और इन्होंने किस पर्सपेक्टिव से डेफिनेशन दी है, देन इट इज इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड रिटेन दिस इंफॉर्मेशन। जो गाउडी हैं इनका पूरा नाम है एंड्रयू शॉ गाउडी। ये एक जियोग्राफर हैं और इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में काफ़ी देर काम किया क्लाइमेट के ऊपर। तो बेसिकली ये जो डेफिनेशन है दिस इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ए जियोग्राफर, जिन्होंने इन्वायरमेंट को ज्योग्राफी या क्लाइमेट के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन किया है। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है, इन्वायरमेंट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ वेयर इन मैन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट। तो इन्होंने बात की है कि इन्वायरमेंट क्या है, ये सभी फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ हैं, यानी धरती के ऊपर जो भी फिजिकल चीज़ें हैं उनका रिप्रेजेंटेशन जो है उसको हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। और इन फैक्टर्स को मैन किस तरह से अफेक्ट करता है, इस पूरी स्टडी को भी उन्होंने इन्वायरमेंट में कंसिडर किया है। तो अगर हम याद रखेंगे कि गाउडी जो है ये एक जियोग्राफर है तो हमारे लिए इस डेफिनेशन को याद रखना आसान हो जाता है। जब भी आप इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का कोई टॉपिक पढ़ें तो आप इसको ध्यान में रखें कि आपको ये जो टॉपिक है ये आगे जाके बड़ा हेल्प करती है। इट इज़ नॉट ओनली फॉर द अंडर ग्रेजुएट लेवल, क्योंकि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का जो टॉपिक है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएगा। तो सिर्फ उतना नहीं पढ़िए जितना आपकी बुक में दिया हुआ है, ट्राई टू नो अबाउट दोज पीपल अबाउट whom यू आर स्टडिंग, दैट विल हेल्प यू टू रिटेन द इन्फॉर्मेशन। आपको वो इन्फॉर्मेशन जो है वो याद रहेगी, नहीं तो इतनी सारी डेफिनेशन हो जाएंगे आप भूल जाएंगे कि कौन सी डेफिनेशन किसने दी है। सिमिलरली अब एक और डेफिनेशन ले लेते हैं, दैट डेफिनेशन इज गिवन बाय बोरिंग। अब बोरिंग को उनका नाम है बोरिंग, ऐसा नहीं है कि वो पर्सन बहुत बोरिंग है, बिकॉज बोरिंग वॉज ए वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। बेसिकली ही वॉज एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट एंड ही इज ऑल्सो नोन एज हिस्टोरियन ऑफ साइकोलॉजी। तो ये क्या है, ये डेफिनेशन हमारे पास आएगी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए साइकोलॉजिस्ट। इनको बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट माना गया है 20th सेंचुरी का, इसको 93rd मोस्ट साइटेड साइकोलॉजिस्ट बोला गया है। और बेसिकली ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, लेकिन इनको साइकोलॉजी में इतना इंटरेस्ट था, इन्होंने बहुत काम किया कि इतना काम किया कि इनको अब मिस्टर साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने वर्क किया एज ए चीफ साइको एग्जामिनर विद आर्मी, और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था आर्मी इंटेलिजेंस का, उसमें भी इन्होंने वर्क किया। बहुत सारी बुक्स भी लिखी, हिस्ट्री ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लिखी, साइकोलॉजी ऑफ फाइटिंग मैन लिखी। ये बहुत इंपॉर्टेंट और वेल नोन बुक्स हैं इनकी, और इंटरनेट पे अवेलेबल है, आपको मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। इन्होंने डिफाइन किया कि environment is a person's environment consists of sum total of stimulation which he receives from his conception until his death। तो जितने भी तरह की आपको संवेदना मिलती है, स्टिमुलेशन मिलती है एनवायरनमेंट से, उस सारे को हम कहेंगे कि वो हमारा एनवायरनमेंट बनाते हैं। जो भी आप सुनते हैं, देखते हैं, फील करते हैं, इस सभी को उन्होंने इन्वायरमेंट का एक हिस्सा माना। और ये जो स्टिमुलेशन है ये आपको जन्म से लेकर डेथ तक जो भी आप देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, ये सारी तरह की जो स्टिमुलेशन है, दैट ऑल इज टर्म्ड एज इन्वायरमेंट।
तो इनके अनुसार हम इस डेफिनेशन में से समझ सकते हैं कि इन्वायरमेंट क्या है, कि इन्वायरमेंट वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस सच एज फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल, मॉरल, इमोशनल, यानी सभी तरह के फैक्टर्स का सम टोटल है। और ये जो इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स हैं ये हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस को बनाते हैं, इन्फ्लुएंसेस को बनाते हैं, कंडीशंस को बनाते हैं, जिनका हमारी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट होता है। सो दिस इज द डेफिनेशन विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दैट हाउ इन्वायरमेंट इज अफेक्टिंग ए पर्सन, क्योंकि ये डेफिनेशन किसके व्यू से है, ए पर्सन एनवायरमेंट के अनुसार है। अब आगे एक और डेफिनेशन ले लेते हैं विच इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, that is given by Douglas and Holland. Douglas and Holland का फुल नेम है Douglas OB and Holland BF। इन्होंने एक बुक लिखी फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। तो ये भी साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने इन्वायरमेंट को डिफाइन किया एज द टर्म इन्वायरमेंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब इन द एग्रीगेट all the external forces, influences and conditions which affect the life, nature, behavior and the growth and development and maturity of living organism। अब ये जो डेफिनेशन है ये हमें बताती है कि इन्वायरमेंट का हमारे ऊपर प्रभाव क्या होता है, हाउ एनवायरमेंट इज अफेक्टिंग अस। इसमें उन्होंने कहा है कि इन्वायरमेंट क्या है, ये वो टर्म है जो डिस्क्राइब करती है सभी तरह के एक्सटर्नल फोर्सेस को, सभी तरह के इन्फ्लुएंसेस को, सभी तरह की कंडीशंस को, जो किसी भी ह्यूमन बीइंग की लाइफ को इफेक्ट करती है, नेचर को अफेक्ट करती है, बिहेवियर को अफेक्ट करती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और मैच्योरिटी को अफेक्ट करती है। यानी हमारा लाइफ कैसा होगा, हमारी नेचर कैसी होगी, हमारा बिहेवियर किस तरह का होगा, हमारा ग्रोथ डेवलपमेंट एंड मैच्योरिटी किस तरह का होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। और इन्वायरमेंट है क्या, इट इज सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, इन्फ्लुएंसेस एंड कंडीशंस। सो विद दीज फ्यू नंबर ऑफ डेफिनेशंस वी कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट आवर इन्वायरमेंट इज। Our environment consists of all physical factors as well as it consists of biological, social, economical, moral, emotional, intellectual, political, all those factors which can affect our life and help in shaping our nature, behavior, growth and development and maturity। एंड वी कैन ऑल्सो कंक्लूड, ये भी हम इससे बड़ी अच्छी तरह से हमें समझ आता है कि एनवायरमेंट दो तरफा प्रोसेस है। हाउ एनवायरमेंटल फैक्टर दे आर अफेक्टिंग द ह्यूमन बीइंग एंड हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर अफेक्टिंग द एनवायरमेंट, ये दोनों ही चीज़ें हम पढ़ते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ में।